धन्वंतरी स्वरूप डॉक्टर लाजपत राय मेहरा गुरु जी की जय हो। सभी एक बार मन से उनको जय जयकारा बोलिए ताकि उनके द्वारा जो आशीर्वाद है वो मिल सके। देखिए मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे पीछे है वो, ये मेरे पीछे है वो, जिसके वजह से मेरी हिम्मत है। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम कुछ नहीं कहते हो, तुम कुछ नहीं बोलते, तुम चिंता ना करो, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हूँ। और मेरे पीछे हरि है, यानी कि गुरुजी के पीछे हरि है और हमारे पीछे हमारे गुरुजी हैं, है ना। धन्वंतरी स्वरूप लाजपत राय मेहरा गुरुजी हमारे पीछे हैं। तो मैं जो यहाँ बोलता हूँ या जो मैं प्रयास करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ और जानकर उनको चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, तो ये क्या है ना, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो शुरू कहाँ से करें समझ में नहीं आ रहा कि पहले लक्षणों से करें या डायबिटीज़ के जो भ्रम फैला हुआ मार्केट में उसके बारे में जाने पहले। तो थोड़ा सा आज एक शानदार चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या है कि जैसे कोरोना के बारे में आप लोगों ने देखा, सुना, आप लोग भुगत भी चुके हैं। भुगतने का मतलब आपको कोरोना हुआ ये नहीं कह रहा हूं मैं, आपने देखा है अपनी आंखों से कि कोरोना का डर कैसे फैलता है और आपने उसको महसूस भी किया है कि दहशत क्या है, डर किसे कहते हैं। जबकि क्या हुआ है, जिन डॉक्टरों ने, जिन साइंटिस्टों ने इस कोरोना को फैलाया था, हवा फैलाया था, डर को फैलाया था, उनको अमेरिका की अदालत ने सजा दी है। पता है कितने साल की? 5 साल की, कुल 5 साल की सजा दी है। इतने हजारों लोगों को षड्यंत्र के तहत डरा के मार दिया गया, ऐसा एडवर्टाइज किया गया, ऐसा प्रमोट किया गया डर को कि डर के कारण लोगों की जान चली गई। आपने देखा होगा शहर के शहर क्लोज हो गए थे, पूरी दुनिया घर के अंदर बंद हो गई थी, पूरी दुनिया बंद हो गई थी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। अब आप देखिए कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग की उपजी हुई चीजें और कुछ ऐसे लोगों ने सहायता करी जिनको पैसे कमाने थे। चाहे सरकार पूरी दुनिया को उथल पुथल करना था, देश को उथल पुथल करना था, तो ये मुझे लगता है कई लोगों का षड्यंत्र मिल के ये हुआ है। एक आदमी नहीं कर सकता, 1 या 2 आदमी कभी नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, कौन फंसता है? कोई अधिकारी, कोई नेता फंसा है? आज तक नहीं फंसा है। छोटे मोटे लोग फंसते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, बात खत्म। उन्हें 5 साल की सजा हो गई, अरे उन्होंने फैलाया था, वो हवा हो गया था। इतने हजारों लोग मारे गए, क्या उनको 5 साल की सजा ठीक है? नहीं है, बहुत कम है क्या कि बहुत ज़्यादा है ना। यानी कि डर का बाजार ऐसी चीज़ है, अगर डरा दिया जाए, सही ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए डर का भी, तो आदमी को हम सर्दी जुकाम में भी मार सकते हैं। और यही हुआ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बताइए जो पैदा होने से लेकर अब तक जो जीवित है, उसको हर साल सर्दी जुकाम नहीं होता। एक बार सर्दी जुकाम नहीं होता है। कौन है ऐसा बंदा? एक व्यक्ति है तो बताओ जिसको सर्दी जुकाम, चलो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में हो जाएगा, 6 महीने में नहीं हुआ, 3 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में नहीं हुआ, 8 महीने में हो जाएगा, सर्दी जुकाम होगा ही होगा उसको। मगर डर के कारण क्या करा, जब डर लगता है तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है और कॉर्टिसोल हावी हो जाता है। हमारे सिस्टम का जो कॉर्टिसोल है वो हावी हो जाता है डर के मारे। जैसे हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डर क्या चीज़ है, डर के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज भी किया था हमने शाम के सेशन में हमने इस विषय में लेकर चर्चा करी थी। 6 बजे से लेकर यूट्यूब में मैं लाइव आता हूँ 6 बजे शाम को, आप उसमें जुड़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डालेंगे यूट्यूब में जाकर तो वहाँ मेरा चैनल आ जाएगा। इसके अलावा एलिमेंटी यूके बलराम लिखेंगे, एलिमेंटी यूके माने उत्तराखंड, यूके बलराम लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। और नहीं तो मेरा मोबाइल नंबर डालिए, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आप डायरेक्ट लाइव जुड़ सको, है ना। दोनों तरीका आपके पास है। और मैंने इसके अलावा ग्रुप में लिंक भी डाल रखा है, आप लोग लिंक से भी जुड़ सकते हैं।
और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो डेली जुड़ने का मौका मिल जाएगा आपको। डेली कुछ ना कुछ, और उसमें भी सवाल पूछिएगा आप लोग, यहाँ भी पूछते हैं वहाँ भी पूछना है आपको सवाल। तो डायबिटीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डर सबसे बड़ी चीज़ है। डायबिटीज एक डर है, इसको डरा दिया गया है। डर को इतना प्रमोट किया जा रहा है डायबिटीज को कि हर व्यक्ति डायबिटीज का है, चाहे वो खिलाड़ी है, चाहे मेहनत कश इंसान है, चाहे जिम करने वाला है, चाहे योगा टीचर है, चाहे योगा करने वाला है, और बाकी तो छोड़ ही दीजिए, बाकी को तो छोड़ ही दीजिए। और खिलाड़ियां हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। क्यों? अभी कुछ दिनों पहले तक 90 और 110 था। जो 90 पीपी जो था, फास्टिंग जो था, वो कितना था? 90 और 110 था। और अब कितना हो गया? 70 और 99। 70 और 99 हो गया। तो डेली ये घट रहा है, डेली ये घट रहा है। क्यों? क्योंकि ये दवाई बेचने वालों कंपनियों का षड्यंत्र है, क्योंकि उन्हें आपके पैसे चाहिए, आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं। और इसमें पूरा का पूरा योगदान निभाते हैं हमारे डॉक्टर लोग, जिन्हें भगवान रूपी भगवान माना जाता है। पूरा का पूरा हेल्प करते हैं आपको ख़त्म करने में, आपको लूटने में, आपके शरीर को डैमेज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उनको आपसे नहीं, आपके धन से प्रेम है। तो ये जो बात हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तो इस समय आप लोग इस चीज़ को ये समझ के करना कि आप न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, मगर न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इन चीज़ों को समझना है। तो जब तक कहानी के रूप में नहीं समझेंगे तो हम न्यूरोथेरेपी में चिकित्सा कैसे करेंगे? तो कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। न्यूरोथेरेपी में हमने ऑपरेशन थोड़ी करना है कि हमें बारीकी बारीकी समझकर उसके ऑपरेशन करने के लिए वहाँ जब जाएंगे तो उस समय जब काटेंगे तो कोई नस इधर उधर ना हो जाए। हम तो नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, हार्मोन्स पे से काम करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करेंगे, हम तो एंजाइम पे काम करेंगे, हम तो ऑर्गन पे काम करेंगे, हम तो ब्लड सप्लाई पे काम करेंगे, ऑक्सीजन पे काम करेंगे, किडनी पे काम करेंगे। और ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन हैं, ब्रेन से लेकर हमारा डाइजेशन सिस्टम तक, ये सब के सब क्या है? कोई एंजाइम बनाता है, कोई हार्मोन बनाता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, कोई उन सब के लिए रॉ मटेरियल बनाता है, कोई उन सब के लिए रॉ मटेरियल बनाने का काम करता है। आ जाओ अंदर आ जाओ, है ना? रॉ मटेरियल बनाने का काम करता है। अब रॉ मटेरियल कैसे? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, है ना? ये सारी के सारी चीज़ें कौन हम डाइजेशन सिस्टम द्वारा बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? हमारे बॉडी के लिए, सेल्स के लिए बनाते हैं, हार्मोन्स के लिए बनाते हैं, एंजाइम के लिए बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बनाते हैं, नए सेल्स का रिकॉर्ड, नए सेल्स बनाने के लिए, नए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट इत्यादियों को बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ बनता है? हमारे शरीर बनता है। उपयोग कौन करता है? हमारा शरीर करता है। ग्लूकोज की जरूरत किसको है? ग्लूकोज की जरूरत शरीर में पड़ती किसको है? हमारे शरीर के सेल्स को। प्रोटीन की जरूरत पड़ती किसको है? हमारे शरीर के सेल्स को। फैट की जरूरत पड़ती किसको है? हमारे शरीर को, क्योंकि फैट के द्वारा हमारे शरीर में एस्टेरॉइड हार्मोन बनेगा जिससे सुरक्षित रहेगा हमारा शरीर। विटामिन की जरूरत किसको पड़ती है? हमारे सेल्स को, हमारे सेल्स को जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही मिनरल, इलेक्ट्रॉन इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गन काम करते हैं, और इन्हीं ऑर्गन को जरूरत होती है सारे रॉ मटेरियल की, और हम उसकी पूर्ति करते हैं, हम उसकी पूर्ति करते हैं। मगर क्या है? मार्केट किस चीज़ का है? डर का। डर फैलाओ और पैसे कमाओ, क्योंकि बीमार का मतलब ही डर होता है, बीमारी का मतलब ही डर होता है, और हॉस्पिटल का मतलब बड़ा डर होता है। हॉस्पिटल का मतलब बड़ा डर, और बीमारी का मतलब डर। तो जितना आप डरा सकते हो उतना पैसा कमा सकते हो। जितना लंबे समय तक डरा रहेगा व्यक्ति, उतना लंबे समय तक आपको पैसा मिलता रहेगा। तो यही सिस्टम सब जगह चलता है। आपके अच्छे के लिए कोई नहीं कहता है। सब किसको नहीं मालूम है कि शुगर यानी कि चीनी, शुगर यानी कि चीनी शरीर के लिए नुकसानदायक है। किसको, व्यक्ति को नहीं मालूम। एक व्यक्ति, एक गार्जियन बताओ जिसको नहीं मालूम कि मैं अपने बच्चों को चीनी खिला रहा हूँ, ये चीनी मेरे बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी नुकसानदायक है।
किस व्यक्ति को नहीं मालूम? पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, सबको मालूम है। दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, ये जानवर का दूध, किस व्यक्ति को नहीं मालूम कि ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है? पीते क्यों है? कैल्शियम के लिए। क्या बोला? एक ही बात बोलेंगे, कैल्शियम के लिए पीना है दूध। क्यों भाई? कैल्शियम के लिए दूध पीने की क्या जरूरत है? क्या सब्जी में, साग में, जो लोग चिकन मटन खाते हैं, क्या उसमें नहीं मिलता? मिलता नहीं है क्या? वो भी तो एनिमल फ्रूट है जो लोग खाते हैं। आप लीवर ले लो, किसी जानवर का, बकरा खा लो या मुर्गा खा लो या बकरी खा लो, जो लोग खाते हैं। मछली खा लो, मछली का लीवर खा लो। मछली क्या 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 चाहिए आपको? अब मुर्गे बकरे के लीवर में क्या नहीं है? सारे विटामिन वहाँ मौजूद है, कैल्शियम भरपूर वहाँ पर है, मैग्नीशियम है, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है। क्या चाहिए आपको? सब कुछ उस ऑर्गन में मौजूद है, लीवर में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है उसमें। जो लोग बकरा खाते हैं वो लोग लीवर खाते हैं, तो उनको कैल्शियम मिल जाता है, उन्हें दूध पीने की क्या जरूरत है? मगर एडवाइस क्या करते हैं? दूध पियो। क्या के लिए? कि कैल्शियम की कमी है। अरे भैया, अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है तो सिस्टम खराब है ना, उस सिस्टम को सही करो ना। कैल्शियम प्रोवाइड करवा के करोगे क्या? जब मेरा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है तो वो कैसे कैल्शियम का उपयोग करेगा? अब पानी लेके आना है मुझे घर में पानी पीने के लिए पानी लेके आना है, तो उसके लिए कोई ना कोई पात्र चाहिए ना। या तो बोतल चाहिए, गिलास चाहिए, बाल्टी चाहिए, ड्रम चाहिए, तभी तो पानी आएगा ना घर में। मैं जाके वहाँ पर गंगा जी में बोल दूँ या नदी में या तालाब में या नलके के पास खड़ा होकर बोलूँ कि मेरे घर में पानी चल, तो चला जाएगा क्या? नहीं, उसके लिए कोई ना कोई बर्तन चाहिए, कोई ना कोई बर्तन चाहिए, है ना। तो सिस्टम को हमें समझना है, काम को हमें समझना है। उसके आधार पर हमें जब काम करेंगे, हम पेशेंट पे काम करेंगे। ये आप अपने आप को पेशेंट समझ के करना, ताकि आपको कहानी याद होगी तो ही आप इलाज कर पाओगे, समझ पाओगे, डायग्नोस कर पाओगे। क्योंकि डायग्नोस ही सबसे महत्वपूर्ण है। डायग्नोस सबसे महत्वपूर्ण है। न्यूरोथेरेपी का डायग्नोस महत्वपूर्ण है, एलोपैथिक का डायग्नोस महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद का डायग्नोस महत्वपूर्ण है, हेमोपैथिक का डायग्नोस महत्वपूर्ण है। तो डायग्नोस से ही व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है। तो हमें डायग्नोस को समझने के लिए इस सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हम डायग्नोस नहीं कर पाएंगे। तो बीमारी के लक्षण को समझना जरूरी है। दवाई खाना जरूरी नहीं है कि हम दवाई खाने चले जाए, तुरंत के तुरंत दवाई खाने चले जाए, ऐसा नहीं करें। हमें लक्षण दिखने चाहिए तब दवाई करें। षड्यंत्र में नहीं पड़ना है। कितना भी आज के दौर में देख लो कि एक बार डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने कह दिया कि आपका HbA1c बढ़ा हुआ है, PP बढ़ा हुआ है, यानी कि फास्टिंग बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेगा वो? अरे 100 से ऊपर चला गया, डॉक्टर ने दवाई दे दी और वो दवाई खाने लगा और प्रचार करने लगा लोगों के बीच में, मुझे शुगर हो गया। बड़े गर्व से कहता है, भाई मुझे शुगर हो गया। बहुत गर्व से कहते हैं लोग कि मुझे शुगर हो गया, मैं गोली खाता हूं। अब देखिए ये बात कितनी शानदार बात निकल के आएगी, अभी देखना। बड़े गर्व से कहते हैं कि मुझे शुगर हो गया, मैं रोज गोली खाता हूं। अब एक चीज बताइए, एक बंदा गोली खा रहा है या इंसुलिन ले रहा है, आपके शरीर में शुगर बढ़ गया। सबको मालूम है कि शुगर क्या करता है, इंसुलिन क्या करता है, शुगर को ठिकाने लगाता है। इंसुलिन का काम क्या है? शुगर को ठिकाने लगाना। ठिकाने कहाँ लगाएगा? क्या यहाँ शरीर में से निकाल कर इंसुलिन जाके सड़क में फेंक देता है, नाली में फेंक देता है क्या? नहीं फेंकता। क्या करता है वो? हमारे ही सेल्स के अंदर, हमारे ही बॉडी के अंदर, हमारे हड्डियों के गैप के अंदर जहां उसे जगह मिलती है वहां पर उसे स्टोर कर देता है। वो जहां उसे जगह मिली वहीं इसने स्टोर कर दिया। तो आपने जो गोली खाई, गोली खाने के बाद अगर शुगर किसी का कम हुआ है तो भाई वो शुगर गया कहाँ? क्या वो इंसुलिन ने बाहर निकाल के फेंक दिया क्या, या हवा में उड़ा दिया? नहीं, उसने क्या करा? कहीं ना कहीं जमा कर दिया शरीर के अंदर। चाहे वो मसल्स में जमा करे, चाहे वो हमारे हड्डियों के बीच में जमा करे। अगर हड्डियों के बीच में जमा करेगा तो ज्वाइंट से संबंधित बीमारियां,
अगर मसल्स में जमा करेगा तो मसल से संबंधित बीमारियां, अगर ब्रेन में जमा कर दिया तो डिमेंशिया हो जाएगा या पार्किंसन हो जाएगा, जिसे आज के दौर में टाइप 3 शुगर कहा जाता है, डायबिटीज कहा जाता है। किसको? डिमेंशिया को और पार्किंसन को। क्या हुआ? वह इंसुलिन के वजह से, इंसुलिन ने क्या करा, जहां उसे जगह मिली वहीं उसने रख दिया, वहीं पर उसने जमा कर दिया, उसने बाहर थोड़ी निकाल दिया शरीर से। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है, क्योंकि खाने से तो शुगर आ रहा है ना। जब आप खा रहे हो तभी शुगर अंदर जा रहा है। आप उसका इस्तेमाल करो ना, उस शुगर को खत्म करो ना, एक्सरसाइज करो, खाना मत खाओ। जब उपवास करोगे तो शुगर नहीं जाएगा, जो रखा हुआ है उसका इस्तेमाल होगा। या तो आप इतना वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो शुगर है वो खत्म हो जाए, आपका वो शुगर खत्म हो जाए। अब आप एक बात सोचिए, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड है, और किसी के रिपोर्ट में आया कि 100 mg यानी कि डेसीलीटर जो है माइक्रो मिलीग्राम डेसीलीटर, मतलब 1 लीटर में 100 mg का मतलब तो 1 ग्राम। 1 ग्राम, 1 किलो में 1 ग्राम ब्लड है, शुगर है। 1 किलो, 1 लीटर में, सॉरी 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर है। और आपके शरीर में कितना है? 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर ब्लड है, मगर न्यूनतम कितना है? मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका शुगर कितना आया? 200 आया। आपका शुगर कितना आया? 200 आया। और अब की अकॉर्डिंग अब क्या कह रहे हैं? जबकि 250 है। अगर आपका 250 आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, बिल्कुल नॉर्मल। जब 300 जाता है तो वो प्री डायबिटीज में आता है। जब 300 से ऊपर जाता है तो उसे डायबिटीज की तरफ माना जाता है। मगर अब क्या हो रहा है? अब रिसर्च के आधार पर क्या कहां लेके गए हैं कि 199 अगर है तो आप डायबिटीज में हो, ठीक है। 140 से लेके 199 तक है तो आप प्री डायबिटीज में, और 99 से ऊपर चला गया, 200 से ऊपर चला गया तो आप डायबिटीज के शिकार हो। अब यहां पर समझना, आपके ब्लड में कितना है, आपको कितना शुगर चाहिए। भाई इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि आपके शरीर में 200 शुगर है, तो 2 लीटर में अगर 2 ग्राम है, 2 ग्राम ब्लड शुगर है तो कौन सा ज़्यादा है? अगर खाना खाने के बाद 500 ग्राम 500 ml हो रहा है, 500 डेसीलीटर में, मतलब 5 लीटर ब्लड में अगर 5 mg हो रहा है, यानी कि 5 ग्राम शुगर हो रहा है, तो कितना ज़्यादा हुआ भाई? 300 ज़्यादा हुआ ना भाई। 200 तो आपने घोषणा कर ही रखी है ना, 200 आपने घोषणा कर रखी है कि 200 के पार चला गया तो क्या होगा? डायबिटीज हो जाएगा। और 200 से नीचे है तो प्री डायबिटीज है। आपको क्या करना है? उसको लक्षण को ठीक करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है, उपवास करना है, डाइट फॉलो करनी है, ताकि ग्लूकोज कम जाए शरीर में, जो है उसका इस्तेमाल हो जाए। अब हमारे पास 500 था, खाना खाने के बाद 500 हुआ है, अब चेक किया गया 500, 300 ज़्यादा हो गया अब हमारे पास। अब 300 खत्म करने के लिए हम करेंगे क्या? दवाई खाएंगे। खाइए दवाई, चलिए इंसुलिन ले लीजिए। आपने इंसुलिन ले लिया, अब वो इंसुलिन क्या करेगा? शुगर को क्या करेगा? शरीर में जो इंसुलिन डाला आपने वो क्या करेगा? आपके जॉइंटों में, आपके घुटने के जॉइंट में, आपके पंजों के जॉइंट में, आपके कोहनी में, गर्दन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हाँ, या तो सर पे या मसल्स में जमा कर देगा, ताकि आपके मसल्स की जब ग्लूकोज जमा करेगा वहाँ पर तो क्या होगा? वही तो जमा करता है, स्टोर कहाँ करता है? लीवर में करता है, या मसल्स में करता है, या बोन मैरो में करेगा, जॉइंटों में करेगा, है ना? वहाँ जॉइंटों में करेगा ना वो जब जमा। तो उन जो शुगर है वो क्या करेगा? नुकसान ही तो करेगा आगे चलकर। तो उसे खत्म करने के लिए क्या करना है? उपवास रखना है, जॉइंट वो करना है, एक्सरसाइज करना है, उसको खत्म करें पहले। जब 300 से नीचे जब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे जब खत्म होगा, तभी तो जाके लेवल में आएगा, तब जाके लेवल में आएगा। तो उसके लिए आपको काम करना है, दवाई खाने से कुछ नहीं होने का। आप दवाई खाएंगे, शुगर घुसोड़ देगा कहीं और जाकर, आपके शरीर से बाहर थोड़ी निकल रहा है। आपको उसको खर्चा करना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है,
आप सूर्य नमस्कार कीजिए 50 बार सुबह 50 बार शाम को, 25 सुबह 25 शाम को कर लीजिए, 50 नहीं कर सकते, थोड़ा हार्ड वर्क कर लीजिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, थोड़ा हार्ड वर्क कर लीजिए, और थोड़ा सा डाइट को कम कर दीजिए, उपवास रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास रखने का प्रयास कीजिए, तो शुगर अपने आप कंट्रोल में आने लग जाएगा। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं। ठीक है, ये तो डॉक्टर लोग कर रहे हैं और मरीज लोग उनसे पैसा ले रहे हैं, मगर जो न्यूरोथेरेपिस्ट है वो क्या करेगा? न्यूरोथेरेपिस्ट तो किसी को दवाई नहीं देता, न्यूरोथेरेपिस्ट तो किसी को भी दवाई नहीं देता, बिना दवाई के ही ठीक करता है। तो वो कैसे पहचानेगा, वो कैसे ठीक करेगा न्यूरोथेरेपिस्ट? क्योंकि डायबिटीज एक कारण से तो हो नहीं सकता कि एक कारण से डायबिटीज हो गया। यहां मैंने ये आपको बता दिया है कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन उठा के स्टोर करता है शरीर के अंदर ही, उस समय तो भले ही कम कर देगा शुगर को। आपने 10 पेन दिया, 3 बार दिया या 6 बार दिया, इंसुलिन निकला और उसने शुगर को कम कर दिया, राइट। अब उस शुगर को करेगा क्या? वो तो जमा करेगा ना कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा ही ना। वो आपने 10 पेन दिया न्यूरोथेरेपी में, एलिमेंटी में 10 पेन देके हम लोग इंसुलिन बनाते हैं। आपको पता लगा कि यह बंदे का इंसुलिन कम निकल रहा है, तो आपने क्या करा, उसको 10 पेन दे दिया। 3 बार दिया, ज़्यादा निकल गया, 4 बार दिया और ज़्यादा निकला, 6 बार दिया और ज़्यादा निकला, फट से उसका कंट्रोल हो गया। मगर कंट्रोल तो हो गया, मगर वो शुगर को लेके गया कहाँ? उसने कहीं ना कहीं जॉइंटों में या हार्ट में या लीवर में या मसल्स में या ब्रेन में पहुंचा देगा उसको। फिर हम कैसे ठीक करेंगे उसको? भाई आज तो हमने कंट्रोल कर दिया, कल भी कंट्रोल कर दिया, कितने दिन कंट्रोल करेंगे? पहले उसके मुंह पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना उसको, पेशेंट को। अगर पेशेंट मुंह पे कंट्रोल नहीं करेगा तब तक कैसे आप ठीक कर लोगे किसी चीज को? कहाँ खत्म करोगे आप उस एनर्जी को? खत्म कहाँ करोगे? आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, उसका सिस्टम को सही कर रहे हो, मगर उसके लिए मरीज को भी तो एक्टिव होना पड़ेगा ना। खाली आपके ट्रीटमेंट से क्या होगा? सिस्टम सही होगा ना भाई। आपके ट्रीटमेंट से सिस्टम सही होगा, काम करने लगेगा, कि ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगेगा। तो ग्लूकोज का इस्तेमाल कैसे करेगा वो? जब अब वो एक्सरसाइज करेगा, योगा करेगा या मेहनत वाला काम करेगा, तब ना जाके वो शुगर का इस्तेमाल कम करेगा और मुंह को बंद करेगा। मगर मरीज तो पहले अब आता है हमारे पास, आते साथ क्या बोलता है, डॉक्टर साहब क्या खाऊं कि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए? अब बताइए, क्या खाऊं कि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए? भैया खाने के वजह से तो तेरे शरीर में शुगर बढ़ रहा है, और तू कह रहा मैं क्या खाऊं ताकि मेरा शुगर कंट्रोल हो जाए। अद्भुत बात है, विचित्र बात है ना, विचित्र बात है। तो हमें क्या है, लक्षण के आधार पर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करती है। पहले हमें लक्षण जानना है, उसका डायग्नोस करना है, डायग्नोस पॉइंटों को सीखना है हमें। न्यूरोथेरेपी के जो डायग्नोस पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी किसी बीमारी पे काम नहीं करती। फिर बोल रहा हूं मैं, न्यूरोथेरेपी किसी भी बीमारी पे काम नहीं करती। न्यूरोथेरेपी अपने पेन पॉइंटों को जानकर उस पेन पॉइंटों के दर्द को निकाल दो, बड़ी से बड़ी बीमारी का समाधान हो जाएगा। अगर किसी का इंसुलिन कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है तो कहाँ दर्द आएगा? उसके दर्द कहाँ आएगा? अगर ज़्यादा बन रहा होगा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज कहाँ बनता है? ग्लूकोज की फैक्ट्री क्या है? लीवर। तो ग्लूकोज फैक्ट्री लीवर है, तो इंसुलिन कम बन रहा होगा तो कहाँ पर जा रहा होगा? पेन क्रियाज में दर्द आएगा, पेन पॉइंट वाले एरिया में दर्द आएगा। तो हमें समझ में आ गया, जब इसका शुगर बढ़ रहा है इसका मतलब लीवर ज़्यादा काम कर रहा है, तो लीवर वाले पॉइंट में भी दर्द आएगा और पेन क्रियाज वाले पॉइंट में भी दर्द आएगा। फिर हमें यह पता करना है कि इस बंदे को क्या बाथरूम कितने बार जाता है और कितना प्यास लगता है। हमें डायग्नोस के आधार पर काम करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्नोस बताता हूं, जो गूगल में भी है ना और आपकी किताब में भी है। टाइप 1, सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप 1 वाले को। टाइप 1 वाले को क्या होता है? इंसुलिन नहीं बनता। टाइप 1 के पेशेंट को क्या नहीं बनता? इंसुलिन नहीं बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इस बीमारी को क्या बोलते हैं कि क्या हो गया उन्हें? जेनेटिक और डिजेनरेशन, और साथ में है ऑटो इम्यून डिजीज। क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज हो चुका है, जिसके वजह से टी किलर सेल्स जो है हाइपर हो गया है और वो अपने ही सेल्स को मार रहा है। किसके सेल्स को मार रहा है? पेन क्रियाज के बीटा सेल्स को मार रहा है। तो पेन क्रियाज के बीटा सेल्स को क्यों मार रहा है वो?
क्योंकि उसे ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अपने ही सेल्स को मारता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज में हमें क्या नहीं देना चाहिए, ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंटों को हमें क्या नहीं देना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा कि ऑटो इम्यून डिजीज वालों को, पेशेंट को क्या नहीं देना है, तो टाइप 1 डायबिटीज वालों को हमें क्या क्या नहीं देना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे अब इससे हमें, मैंने अभी जो बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें क्या क्या नहीं देना है, थायमस नहीं देना है, थायमस चेस्ट नहीं देना है, लिम्फ नोड नहीं देना है, आरएमपिट नहीं देना है, टोन पी टोन टी नहीं देना है, स्प्लिन नहीं देना है, और हमें राइट 10 मेडुला भी नहीं देना है शुरुआत में, क्योंकि राइट साइड में देंगे तो लेफ्ट साइड में काम करेगा, और पेनक्रियाज कहां पर है, लेफ्ट में है। तो इसमें हमें समझना है, अगर उसका इंसुलिन निकल रहा है, अगर उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन सही है या ज़्यादा है या कम है, अगर कम है तो हम उसको नहीं उकसाएंगे, अगर ज़्यादा है तो हम उकसाएंगे। अगर ज़्यादा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, राइट मेडुला दे सकते हैं। मगर इसमें ध्यान रखना है, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय रोग का मरीज है, तो उसको हम 10 मेडुला नहीं देंगे, क्योंकि राइट में देंगे तो हृदय किधर है, लेफ्ट में है, पेनक्रियाज किधर है, लेफ्ट में है। तो ऐसे मरीजों को नुकसान हो सकता है। तो अगर हार्ट का पेशेंट नहीं है और इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है, तो हम उनको 10 लेफ्ट मेडुला देंगे, तो उससे उनको लाभ होगा, ठीक है। कैसे लाभ होगा, 10 मेडुला क्या करता है, वेगस नर्व, और वेगस नर्व कहाँ पहुँचता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पास। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, शरीर को स्लो करना, शांत करना और टाइमिंग को बढ़ाना, मसल्स को स्लो करना और टाइमिंग को बढ़ाना, ये काम है उसका। तो अगर इंसुलिन ज़्यादा निकल रहा है तो हम किसी को राइट मेडुला 10 देते हैं, तो वो इंसुलिन को कम करेगा, और अगर किसी का बहुत कम निकल रहा है तो उसको नहीं देना है, नहीं तो और कम कर देगा, है ना। तो ये है न्यूरोथेरेपी के इसमें। तो हमें क्या क्या नहीं देना चाहिए ऑटो इम्यून डिजीज वालों को, थायमस चेस्ट, टोन टी टोन पी, लिम्फ नोड, आरएमपी और स्प्लिन क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ एंटीबॉडी बनती है, इसलिए नहीं देना है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कर क्या सकते हैं जिससे लाभ होगा उनको हम 30 मेडुला दे सकते हैं। 30 मेडुला क्यों देते हैं, सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करने के लिए। सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करेगा और वो टी किलर सेल को खत्म कर देगा। तो 30 मेडुला सप्रेसर सेल को एक्टिवेट करता है, और 6 ADR क्या करता है, उसे दबाता है। तो मगर यहाँ ध्यान रखना है, अगर 6 ADR दे रहे हैं तो शुगर भी बढ़ता है, तो हमें उसे देके देखना है। अगर पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा तो उसे नहीं देना है, उसके जगह पर हम 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देंगे, 6 ट्रीटमेंट दे सकते हैं ये, ठीक है। स्प्लिन क्यों नहीं देते, क्योंकि WBC बनाता है। सो ऑटो इम्यून डिजीज में नहीं देना। आजकल इन्फ्लामेशन की बीमारी में स्प्लिन देने लगे हैं, ये बात गुरुजी कह रहे थे उस समय। मगर वो क्या है, हम कब देंगे उसको, जब हम थोड़े दिन ट्रीटमेंट देके उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और स्प्लिन में अगर दर्द है तो स्प्लिन के दर्द को कम करने के लिए फास्ट से इस्तेमाल करेंगे, फास्ट ट्रीटमेंट दे, फास्ट स्प्लिन देकर इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग उसको शांत करेंगे, है ना। तो ऑटो इम्यून डिजीज में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज वालों को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, टाइप 1 वालों को ऑटो इम्यून डिजीज हो जाता है, तो उनको नहीं देते हैं। तो क्या क्या नहीं देते हैं, थायमस चेस्ट, स्प्लिन, लिम्फ नोड, आरएमपी, टोन पी, टोन टी, पिट 4 ADR, 6 ADR और 4 पैरा, और राइट ओवरी नहीं देते हैं, क्यों, डायबिटीज वालों को नहीं देते हैं हम लोग ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऑटो इम्यून वालों को हम लोग क्या क्या नहीं देते हैं, स्प्लिन तक है वो,
मगर जब डायबिटीज हो जाता है तो डायबिटीज वालों को पिट भी नहीं देते हैं, 4 ADR नहीं देते हैं, 4 पेन नहीं देते हैं, ठीक है, 6 ADR नहीं देते हैं, राइट ओवरी भी नहीं देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हम इस पे लाभ ले सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए वायरल फार्मूले की जगह पर, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको वायरल ट्रीटमेंट की जगह पर टॉप फिंगर गॉल लीवर हाफ कुंडली 20 सेकंड और हाफ कुंडली 13 सेकंड और 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं। इससे उनको लाभ होता है। अगर ऐसे पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट को चोट इत्यादि लग जाए तो इंजरी ट्रीटमेंट में जो थाइमस चेस्ट आता है उसमें थाइमस चेस्ट नहीं देना है। उसकी जगह पर क्या करेंगे हम, 8 चेस्ट 20 राउंड एरो कहाँ तक देंगे, L1 से लेकर L5 तक देंगे। ये न्यूरोथेरेपी है ना। ये तो हो गया न्यूरोथेरेपी की वजह से, ये तो इतना हम समझ गए कि टाइप 1 में हम लोगों के ये नहीं देना है। मगर अब क्या है, अब हम समझेंगे टाइप 1 मधुमेह लक्षण में बहुत तेजी से कुछ ही हफ्तों में, कई महीनों तो सामने आते हैं। लक्षणों को समझना है अब हमने। तो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, अचानक तेजी से वजन कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, ठीक है, अत्यधिक भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, चिड़चिड़ापन, मूड स्किव, व्यवहार में अचानक बदलाव आना और बिना बात के गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन दिखाना, पेट में दर्द, उल्टी या मतली। यह डायबिटीज कोटोएसिडोसिस जिसे DKA कहा जाता का संकेत होता है। यानी कि टाइप 1 डायबिटीज कोटोएसिडोसिस का संकेत हो सकता है, जो एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है ना। तो लक्षण के आधार पर हम डायग्नोस करके पेशेंट को समझकर उसके आधार पर हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम उसे लाभ दे सकते हैं। तो हमें समझना होगा, न्यूरोथेरेपिस्टों को लक्षण याद रखना होगा, साथ में क्या नहीं देना है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं देना है। जैसे मैंने अभी बताया कि डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज भी है और डायबिटीज भी है, ऑटो इम्यून डिजीज भी है और डायबिटीज भी है। तो दोनों को हमें इस चीज को समझकर उसके अनुसार वो नहीं देना है जो मैंने बताया है अभी, है ना। क्या क्या नहीं देना, फिर दोबारा बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। क्यों बोल रहा हूं बार बार मैं, इसलिए ताकि आप लोगों को इस चीज की जानकारी हो, बढ़िया से हो, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना आगे चलकर आए। थाइमस, सबको मालूम है कि हमारा थाइमस ग्रंथि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, थाइमस चेस्ट हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्प्लीन WBC को इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, WBC लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, आर्मपिट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, टोन पी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, पिट जो है शुगर को बढ़ाता है, 4 ADR जो है शुगर को बढ़ाता है, 6 ADR जो है शुगर को बढ़ाता है, 4 पेन ग्लूकागोन बढ़ाएगा, ग्लूकागोन को रिलीज करेगा, राइट ओवरी हमारे इंसुलिन को बढ़ाएगा क्योंकि वो भी एक एस्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, वो भी ग्लूकोज को बढ़ाएगा। स्प्लीन नहीं देना है क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इन चीज़ों को जब हम समझ लेंगे और लक्षण को समझ लेंगे, अत्यधिक पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, अचानक तेजी से वजन कम होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, अत्यधिक भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, चिड़चिड़ापन, मूड स्क्यू होना, व्यवहार में अचानक बदलाव आना, बिना कारण बिना बात के गुस्सा, चिड़चिड़ापन होना, पेट दर्द, उल्टी मतली, यह डायबिटीज कोटोएसिडोसिस के लक्षण हैं, हो सकते हैं, जो एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है ना। इसमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही एक पेशेंट हमारे क्या बोलते हैं, जयपुर में हमारे मनोज बगोरिया जी हैं, उनके पास आया था, एक बच्चा आया था, 11 से 12 साल का बच्चा आया था।
उसको इंसुलिन लग रहा था, टाइप 1 डायबिटीज में परिवर्तन हो चुका था। उसको हमने एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से उस बच्चे को बहुत फर्क पड़ा। पहले दिन के ट्रीटमेंट से ही, पहले दिन के 2 ट्रीटमेंट से ही जो बच्चा लथपथ पड़ा रहता था, हिलता नहीं था, डुलता नहीं था, कहीं जाता नहीं था, हंसता नहीं था, बोलता नहीं था, उस बच्चे को जब 2 ट्रीटमेंट दिया गया, 2-3 घंटे के अंदर ही 2 ट्रीटमेंट दिया गया, वही बच्चा पूरा दिन खेलता रहा। उसको इंसुलिन की जरूरत 2 बार पड़ी। जो बच्चे को 4 बार पड़ रही थी उसको कुल 2 बार पड़ी। और आज वो बच्चा बहुत हद तक इंसुलिन से बहुत कम हो चुका है। अभी बहुत इंसुलिन का ट्रीटमेंट चल रहा है उसका भी। हमारे विनोद जी जुड़े हुए, विनोद जी को भी मालूम है, भगवान जी उनके मित्र हैं, वो उन्हीं के साथ में है, इस जयपुर में ही है ये भी, है ना। तो उन्हीं के पास है ये, इससे रिजल्ट आया है, इसका रिजल्ट आया है। मैं इसके फार्मूले के बारे में आप लोगों को शेयर करूंगा, इसका फार्मूला बताऊंगा मैं आप लोगों को कि टाइप 1 डायबिटीज में। मगर ये रिसर्च करना है, अभी रिसर्च पे चल रहा है। अभी 2-3 मैं अपने सेंटर पे जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट आ रहे हैं सब पे अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि कैसे इस काम कर रहा है, कितने लोगों पे कितने दिनों में काम कर रहा है। अब इसमें देखिए थोड़ी सी बात निकल के आ रही, बड़ी शानदार सी बात निकल के आ रही है। ठीक है, अभी हमने टाइप 1 डायबिटीज़ पे बात करी है, अभी टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में अभी हमने बात नहीं करी। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात करें, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए कहाँ एक बात याद आ रही है मुझे कि अरे मैं भूल गया बोलते बोलते। चलो टाइप 1 डायबिटीज के बाद टाइप 2 डायबिटीज शुरू करते हैं, याद आएगा तो फिर दोबारा बताता हूँ मैं। टाइप 2 डायबिटीज मधुमेह, जिससे शुरुआती लक्षण में अक्सर बहुत हल्के होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं टाइप 2 डायबिटीज, ये लाइफ स्टाइल डायबिटीज होता है। इसे क्या बोला जाता है? लाइफ स्टाइल डायबिटीज। ये लाइफ स्टाइल डायबिटीज के नाम से जाना जाता है, लाइफ स्टाइल डायबिटीज। ठीक है, लाइफ स्टाइल डायबिटीज क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये एक उम्र के बाद आती है, ये एक उम्र के बाद आता है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज एक उम्र के बाद आता है, जिसमें हमारा क्या क्या चीज़ है, पेशेंट क्या करता है। देखिए लाइफ स्टाइल में क्या क्या आता है, टाइम से खाना ना खाना, जब भूख लग रही है तब नहीं खाना है, जब नहीं लग रही तब खा लेना है, खाने को हबड़ दबड़ में खाना है, बिना चबाए अंदर घुसोड़ लेना है, घपा घप घपा 2 मिनट में खा पी के खत्म। रात भर जागना है, दिन भर सोना है, या दिन में सोना है, रात में जागना है। रात को 12 बजे सो रहे हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल, खान पीन गलत, यानी कि कभी चाउमीन मोमो बर्गर, कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। भूख लगा था, एक बार पेट भर के नहीं खाया, भूख लगा मगर एक बार पेट भर के नहीं खाया, एक बर्गर खा लिया, एक समोसा खा लिया, फिर 15 मिनट के बाद फिर दूसरी चीज़ खा ली, फिर आधा घंटे के बाद दूसरा चीज़ खा लिया, फिर आधा घंटे के बाद तीसरा चीज़ खा लिया। मतलब मुंह चलता ही जा रहा है। एक खाया, वो आधा घंटे में पाचन कहाँ से हो जाएगा उसका? भाई तुमने जो समोसा खाया उसको पचने में पेट में ही, जो स्टमक है, स्टमक में ही उसे 1.5 घंटे लगेंगे, तब तक आपने फिर कुछ खा लिया। अब जो पहले वाला सिस्टम था, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना भी तो चाहिए ना उतना, बार बार थोड़ी बन रहा है, जब भूख लगती है तब बनता है। ऐसा थोड़ी कि जब मर्जी तब खाओगे तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है। बनेगा मगर वो बहुत कम मात्रा में बनेगा, जिसका पीएच लेवल बड़ा डाउन हो जाएगा। जितना आपने खाया उतना नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, अधपचा रहेगा, अधपचा रहेगा। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस इत्यादि होगा तो वो क्या होगा, वो हमारी आंतों के द्वारा हमारी बॉडी में चला जाएगा और वो इन्फ्लामेशन फैलाएगा, वो इन्फ्लामेशन फैलाएगा शरीर के अंदर, बीमारी पैदा करेगा। ऐसे ही कई सारे लाइफ स्टाइल है, जैसे खान पीन, बर्गर चाउमीन पिज्जा इत्यादि। ठीक है, कई सारे लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी के कारण टाइप 2 डायबिटीज होता है। एक्सरसाइज ना करना, भारी काम ना करना, दिन भर बैठे रहने वाला काम करना है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, कोई अन्य एक्टिविटी है ना, तो ऐसे के लोगों को डायबिटीज होता है। ज़्यादातर किनको दिखाई जा रहा है, नौकरी चाकरी वालों को। जो नौकरी चाकरी वाले हैं उनको ज़्यादा हो रहा है। क्यों? ज़्यादा समय बैठे रहना है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है। कभी रात को जाग रहे हैं, एक हफ्ता रात जाग रहे हैं, एक हफ्ता सुबह काम कर रहे हैं, एक हफ्ता दोपहर को काम कर रहे हैं, एक हफ्ता शाम के टाइम काम कर रहे हैं, रात को 2 बजे घर आ रहे हैं, घर में आके सो रहे हैं। फिर किसी समय नाइट ड्यूटी है, कभी कभी 2-2 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं, 3-3 शिफ्ट कर रहे हैं।
चाहे वो नर्स क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी नहीं बच पाएगा। डॉक्टर है तो कोई अमर थोड़ी है, शरीर तो उसका भी है। नर्स है तो कोई अमर थोड़ी है, वो भी तो इंसान ही है। तो लाइफ स्टाइल जिसकी भी खराब होगी उसको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो ऐसे लोगों में भी क्या लक्षण आते हैं? अब देखिए, टाइप 1 डायबिटीज वालों में और हमारे टाइप 2 डायबिटीज में क्या लक्षण, क्या अंतर है, थोड़ा सा समझना है। ठीक है, अत्यधिक प्यास लगना, भाई अत्यधिक प्यास टाइप 2 वालों को भी लगती है। बार बार पेशाब आना, टाइप 2 वालों को भी बार बार पेशाब आता है। अचानक से तेजी से वजन कम गिरना, ये टाइप 2 वाले के साथ भी होता है। थकान कमजोरी महसूस होना, ये टाइप 2 डायबिटीज वाले के साथ भी होता है। ज़्यादा भूख लगना, ये टाइप 2 डायबिटीज और टाइप 1 दोनों के साथ होता है। धुंधली दृष्टि दोनों के साथ होता है। हाँ, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। हाथों पैरों में सुनपन, हाथों पैरों में सुनपन आना, झुनझुनी महसूस होना, हाँ, नसों की क्षति का कारण बन सकता है। घाव लगने पर दोनों का वैसा ही है, घाव लगेगा तो उसके घाव जल्दी से भरेंगे नहीं। संक्रमण दोनों के लिए है, संक्रमण दोनों के लिए है। ठीक है, त्वचा, मसूड़ों में मधुमेह, मुहासे, मुंह में मार्ग में, मुंह में क्या होगा, बदबू आएगी, मसूड़ों में खून आएगा, त्वचा से संबंधित बीमारी हो जाएगी, यूटीआई हो जाएगा कि बार बार इन्फेक्शन होने लगेगा, यूटीआई में बार बार इन्फेक्शन होने लगेगा। त्वचा का काला रंग पड़ना, त्वचा में गर्दन के पास काले रंग पड़ेंगे, काला रंग पड़ जाएगा, बगल में काला रंग पड़ जाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे मस्से आ जाएंगे गर्दन में, कंधे में, एक आँख में, इस जगह पर, है ना। तो क्या आ जाएगा, और हाथों घुटनों में कालापन आने लग जाएगा, एड़ियों में कालापन आने लग जाएगा, अंगुलियों के ऊपर जो पैरों की उंगलियां हैं उस जगह पे कालापन आने लग जाएगा। ठीक है, पैरों में मसल्स में कालापन आने लग जाएगा, गर्दन जो मैंने बताया, ठीक है, मस्से आने लग जाएगी, काला त्वचा हो जाएगा। सामान्य रूप से त्वचा कड़क होने लग जाती है, कड़क होने लग जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे जो लक्षण है, यही लक्षण बताते हैं कि इन्हें टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज है। अब ये तो डायबिटीज के लक्षणों से पता लग गया। अब इसमें क्या है, मान लीजिए 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं आ रहा है, यानी कि 500 से अधिक डायबिटीज हमेशा बरकरार है। 400, 350, 500, 400, 350, 400, 500 डायबिटीज है, शुगर है। तो शुगर में क्या करेंगे आप, मैंने अभी बताया ना कि भाई हम खाना खा रहे हैं, इसी वजह से शुगर है। और शुगर वालों को ज़्यादा भूख लगेगी, शुगर वालों को ज़्यादा भूख लगेगी। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हमें भूख पे कंट्रोल, काबू पाना है, हमें मुंह पे कंट्रोल करना है। सबसे पहले हमें मुंह पे कंट्रोल करना है और भारी काम करना है, एक्सरसाइज करना है, वजनदार काम करना है। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 50 बार सूर्य नमस्कार करते हैं अगर एक टाइम पे आप, तो 300 कैलोरी के करीब करीब आप खर्चा कर देते हैं। एक टाइम पे 300 कैलोरी खत्म करते हैं। तो अगर सुबह शाम अगर आप करते हैं और इसके बीच में रनिंग करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करते हैं, और आप अगर हल्का फुल्का उपवास रखते हैं, कम खाना खाते हैं, एक बार समय पे खाना का टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इसी टाइम पे, एक टाइम पे खाना खाना है, और शाम को 5 बजे के बाद डायबिटीज वालों को खाना खाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मुंह बंद, पानी के अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए 5 बजे के बाद। जितना उपवास रख सकते हैं, 72 घंटे का उपवास रखें, हफ्ते में 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, ताकि जो शरीर, और खूब एक्सरसाइज, हैवी काम करे, ताकि उनके शरीर का शुगर जो है कम हो जाए। अगर वो दवाई खाएगा या इंसुलिन लेगा तो क्या होगा, अभी मैंने बताया ना कि इंसुलिन लेगा तो क्या होगा, जमा करेगा इंसुलिन जाके शरीर के अंदर ही, वो बाहर निकाल के थोड़ी फेंकता है। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो जितना ग्लूकोज है वो कंट्रोल कर रहा है, कहाँ कंट्रोल कर रहा है, वो मसल्स के अंदर, हड्डियों के जॉइंटों में, आपके घुटने में जॉइंट करेगा, आपकी उंगलियों के कोहनी में, गर्दन में मसल जमा करेगा और वहाँ दर्द होगा आपको, वहाँ पर समस्या खड़ी होने लग जाएगी, वहाँ के मसल्स को कमज़ोर कर देगा और वहाँ पर डैमेज होने लग जाएगा, वहाँ पर बीमारी फैला देगी। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचाना है मरीज को, तो मरीज से बात करनी पड़ेगी, है ना। मुंह में कंट्रोल मरीज को करना पड़ेगा, मुंह में कंट्रोल करना पड़ेगा मरीज को।
मुंह में कंट्रोल नहीं करेगा तो उसका शुगर भी कंट्रोल नहीं होने का, क्योंकि दवाई से शुगर कंट्रोल तो कैसे होगा, मैंने बता तो रहा, बार बार वही बात बोल रहा, घूम फिर के वही बात आ रही है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करना शुगर मतलब है नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि 5 महीने लगातार हो गया, मान लीजिए किसी का शुगर 2-3 महीने से लगातार, 2 महीने हो गए, 90 दिन हो गए, 3 महीना हो गया, अब वो शुगर लगातार बढ़ रहा है, 300, 400, 500, यानी कि खाना खाने के बाद 500 तक, 400 तक पहुंच जाता है, 350, 400, 500, तो ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना। वैसे तो 250 है, मानक क्या है, 250 है, 250 है। और ब्लड में कितना है, 5 लीटर ब्लड है आपके, और हमारे शरीर को चाहिए कितना पूरा 24 घंटे में 250 कैलोरी, ठीक है, 250 चाहिए हमें। और हमारे पास कितना है, या तो 400 होगा या 500 होगा, चलो मान लो 500 ही है, तो 500 है तो 250 ज़्यादा हो गया ना, हमारे पास कितना हो गया, 250 ज़्यादा हो गया। अब 250 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार कर लीजिए आप 50 बार, खूब एक्सरसाइज कर लीजिए, खाने को छोड़ दीजिए, आप खाने को छोड़ दीजिए 72 घंटे के लिए। फिर क्या होगा, जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम काम करने लगेगा। अब सिस्टम को समझते हैं। अब देखिए, हमारे पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, तो इंसुलिन की बात को सुनने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है इंसुलिन रिसेप्टर। वो कहाँ पाया जाता है, वो सेल्स में पाया जाता है। इंसुलिन जब ग्लूकोज को पकड़ के, जब ग्लूकागोन बना, ग्लूटामेट में परिवर्तन कर देता है लीवर, उसको ग्लूकोज को ग्लूटामेट में परिवर्तन करता है और इंसुलिन लेके जाता है, उसे सेल्स को देता है, किसको, इंसुलिन रिसेप्टर को, कि भाई इसे गोदाम में रख ले, इसे गोदाम में तू जमा कर दे, ठीक है। अब वो गोदाम में उसे जमा कर देता है, क्यों जमा कर देता है, कि आपातकाल में काम आएगा। मान लो इसने उपवास रखा, एक दिन इसे खाना नहीं मिला, तो जब खाना नहीं मिलेगा तो शरीर में ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो स्टोर वाला ही इस्तेमाल करेगा ना, वो जो स्टोर करके रखा हुआ है उसने, उसी का तो इस्तेमाल करेगा वो। अब उसका इसने इस्तेमाल कर लिया, कैसे, जो जब खाना नहीं खाया। मगर यहाँ क्या हो रहा है, जब 3 महीने 4 महीने बाद क्या हुआ, जब लगातार शुगर उसका शरीर का बढ़ा हुआ रहा, उसके कारण से इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो थक गया, हैवी काम करते करते वो थक गया, जिसके वजह से अब उसने बात सुनना ही बंद कर दिया, इंसुलिन की बात। वो दरवाजे में, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए ये जो जहां मैं बैठा हूं ये गोदाम है, और इसमें एक गोदाम में एक गेट है जिसे बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर। अब आप क्या करते हो, एक चाबी है, इंसुलिन क्या है, चाबी है। आप ग्लूकोज को लेके आते हो, गेट पे आते हो, ताला खोलते हो और इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर रख देते हो, और फिर ताला मारते हो और अपने घर चले जाते हो दोबारे से, कि दोबारे से जब शुगर बढ़ेगा तो मैं दोबारे आऊँगा चाबी लेकर और आके इसको खोलूँगा, रख दूँगा। अब आप क्या हुआ, डेली आते 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 चाबी क्या हुआ, घिस गई, चाबी में ताले में जंग लग गया, अब ताला खुल ही नहीं रहा, और आपके शुगर डेली आ रहा है। आप शुगर ला के दरवाजे में रखते जा रहे कि चलो ताला ठीक करूँगा तब लगा दूंगा, ताला ठीक होगा तो लगा दूंगा, ताला ठीक होगा तो लगा दूंगा, ताला ठीक होगा तो लगा दूंगा। और आप क्या कर रहे हो, जमा करे जा रहे हो, जमा करे जा रहे हो। अब इतना हो गया कि आपके काम 4 गुना हो गया। अब आपने ताले की तरफ देखना बंद कर दिया। अब आप क्या होगा, लाते 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 ना आप भी थक गए, क्योंकि अब आपको कई गुना काम करना पड़ रहा है, कई गुना काम करना पड़ रहा है, जिसके कारण से इंसुलिन के सेल्स थक गए। थकने के कारण क्या हुआ, इंसुलिन बनना कम हो गया, धीरे धीरे इंसुलिन बनना कम हो गया। मगर इससे पहले जो 3 महीने की कहानी रही, यहां पर रोक देते हैं, इंसुलिन बनना कम हो गया, ठीक है। इंसुलिन बनना जब कम हो गया तो क्या हुआ, टाइप 2, उसमें तो हम इंसुलिन बना सकते हैं, इंसुलिन तो आप बना सकते हो पेनक्रियाज के। मगर यहां पर क्या है, यहां पर है कि रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, यहां रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, उस ताले को खोलना है। जब तक ताला नहीं खोलेंगे, तब तक इंसुलिन रिसेप्टर नहीं खोलेंगे, तब तक शुगर कम नहीं होगा। और नहीं तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर करता रहेगा इंसुलिन। अगर आप बाहर से इंसुलिन बनाए जा रहे देते जा रहे, तो क्या करेगा वो, क्योंकि ताला तो बंद है, अब वो जमा करता रहेगा। कभी यहाँ जमा कर दिया, अब बाहर का बाथरूम का गेट देखा खुला है, अच्छा तो बाथरूम में भी रखने लग गया, कि कहीं बाथरूम में रख दिया, थोड़ा सा उधर रख दिया, थोड़ा सड़क के किनारे रख दिया, जहां उसको जगह मिलेगी वहीं वो रखने लग जाएगा ग्लूकोज को। अगर बाहर से इंसुलिन देने लगे, जिस समय शुगर बढ़ रहा हो और रिसेप्टर बंद हो, इंसुलिन रिसेप्टर काम ना कर रहा हो और वो गोली खा रहा हो या इंसुलिन ले रहा हो, तो क्या होगा,
जमा करेगा शरीर के अंदर, तब नाना प्रकार की बीमारियां, हड्डियों से जुड़ी हुई, मसल से जुड़ी हुई, पार्किंसन जैसे, है ना, बीमारियां होने लगेगी, बीमारियां होने लगेगी। मगर इसमें एक चीज़ और बहुत बढ़िया बात है कि जो शुरुआत में जो हुआ लाइफ स्टाइल डायबिटीज जब हुआ, शुरुआत हुई, उस दौरान क्या हुआ, इंसुलिन तो बहुत अच्छा बन रहा था, इंसुलिन बहुत अच्छा बन रहा था। डायबिटीज क्यों हुआ? क्योंकि गेट बंद हो गया। डायबिटीज क्यों हुआ? क्योंकि गेट ही बंद हो गया है, जिसकी वजह से उनके शुगर बढ़ता दिखाई दिया। तभी तो 500 हुआ ना, 400 हुआ शरीर में, जबकि 200-250 होने से नॉर्मल है ना। 200-250 होगा, कोई बात नहीं, 200 हो गया, शुगर आ गया, हमने दिन भर काम धाम किया, इधर गए उधर गए, फलाना किया डिगना किया, हमारा 200 खत्म हो गया, तब तक तो हम नॉर्मल रहे। मगर यहाँ अब क्या हो गया, अब स्टोर होने लगा। पहले दिन कितना हुआ, चलो मान लो पहले दिन 300 था, तो 200 होना चाहिए था, 300 हो गया, 100 बढ़ गया, 100 बढ़ गया ग्लूकोज, अगले दिन फिर 100 बढ़ गया, अगले दिन फिर 100 बढ़ गया, ऐसे करके बढ़ता रहेगा शरीर के अंदर, लगातार बढ़ता रहेगा। और वो लंबे स्तर बढ़ने के कारण उस दौरान इंसुलिन तो बनता है, मगर रिसेप्टर के ताला नहीं खुलता है। तो हमें क्या करना है, रिसेप्टर के ताले को खोलना है। पहले हमें पहले टाइप 2 डायबिटीज होते साथ अगर किसी ने बोला कि मुझे 3-4 महीने ही हुए हैं, अभी शुगर का पता लगे, तो उसका पहले हमें क्या करना है, इंसुलिन तो बन ही रहा है उसके शरीर में, इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा बन रहा है उसके शरीर में। उस वक्त अगर इंसुलिन टेस्ट करवाया जाएगा, इंसुलिन का टेस्ट, फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करवाया जाए या रैंडम इंसुलिन टेस्ट करवाया जाए, तो इंसुलिन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उस समय अगर हम 10 पेन देंगे तो इंसुलिन और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा इंसुलिन, और इंसुलिन बढ़ेगा, जितनी तेजी से इंसुलिन निकलेगा उतनी तेजी से क्या होगा, और अन्य समस्याएं बढ़ेगी, अन्य समस्याएं बढ़ेगी, और इंसुलिन थक जाएगा, जो बीटा सेल से वो थक जाएगा, जल्दी थकेगा, और जल्दी थकेगा तो फिर क्या होगा, और बड़ी समस्या हो जाएगी, और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो उस समय क्या करना है, हमें ध्यान रखना है। टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई पेशेंट अगर हमारे पास आया और हमें पता लग गया है कि भैया अभी 2-3-4 महीने का ही पेशेंट है, तो उसको पहले हमें क्या करना है, रिसेप्टर खोलने के लिए फार्मूले देने हैं, ठीक है। और रिसेप्टर कहाँ होते हैं, सेल्स के, हर सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, हर सेल्स में इंसुलिन रिसेप्टर होता है, क्योंकि हर सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत होती है, ठीक है। इंसुलिन रिसेप्टर जब ब्लॉक है, उसको खोलने के लिए हमें न्यूरोथेरेपी के फार्मूले का इस्तेमाल करना है। यहां तक समझ में आई आप लोगों को कि टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में पहले शुरुआत में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनता है और रिसेप्टर बंद रहता है, और जब कुछ लंबा समय गुजर जाता है तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बीटा सेल्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, थक जाते हैं, वो इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ग्लूकोज लगातार बनने के कारण, शरीर के अंदर ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उन सेल्सों तक, बीटा सेल्स नहीं खाली, अन्य सेल्सों तक क्या होता है, जो कैपिलरी होती है हमारी, एक सेल्स तक जाने वाली सबसे छोटी जो नर्व इतनी बारीक होती है कि जो सेल्स हमें दिखाई नहीं देता, उस सेल्स तक आरबीसी, प्लेटलेट, सब कुछ पहुँच रहा है, विटामिन, मिनरल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, सब कुछ पहुँच रहा है उस तक। जो सेल्स हम खुली आंख से देख नहीं पा रहे हैं, उस तक सब कुछ पहुँच रहा है। वो नर्व इतनी छोटी, इतनी पतली होती है कि वहाँ से एक आरबीसी जा पाता है, सिर्फ एक आरबीसी जा पाता है एक बार में, ठीक है। लाइन से जाएंगे आरबीसी, ये नहीं कि 4-5 आरबीसी एक बार में जाए, इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इतनी पतली होती है वो, ठीक है। और ग्लूकोज क्या करता है, वो क्रिस्टल बन जाता है। ग्लूकोज यानी कि चीनी कैसा मार्केट में मिलता है, चीनी देखा है आप सभी ने ना, कैसा होता है, क्रिस्टल। तो क्या होता है, वो जो इतनी बारीक नस है, वो इतनी बारीक नस है जिसमें से एक सेल्स जा रहा है, आरबीसी जा रही है, उसमें क्या करता है, क्रिस्टल जमा होने लग जाता है। और जब जमा हो जाता है तो सेल्स को क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, रक्त नहीं मिलता, विटामिन नहीं मिलते, प्रोटीन नहीं मिलते, फैट नहीं मिलते। जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो डेथ हो जाएगी, सेल्स डेथ होने लग जाते हैं तेजी से, है ना। हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रॉन इत्यादि सारे हर सेल्स को चाहिए। और ग्लूकोज क्या करता है, जाके क्रिस्टल जमा करके उस जगह पे बंद कर देता है, और बंद होने के कारण प्रेशर पड़ने की वजह से वो फट जाता है, फटने की वजह से और इंजरी हो जाती है, और वो सेल्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता। जिस सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खून नहीं मिलेगा, और खूनी के रास्ते तो जाना है ऑक्सीजन, और वो सेल्स डेथ हो जाएगी।
उस सेल्स की। तो ये ग्लूकोज बढ़ने के कारण ये नुकसान होता है और वो धीरे 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 सेल्स को दैत्य करने लग जाता है। वहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम को जरूरत नहीं है मारने की, खुद ही शुगर मारने लग जाता है, क्योंकि सारे ब्लॉकेज रास्ते ब्लॉकेज करने लग जाता है। और जब ब्लॉकेज करेगा तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वो मर जाएगा। तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी को डायबिटीज कहा जाता है। तो हमें क्या है, कई प्रकार के डायबिटीज है। डायबिटीज एक प्रकार के नहीं है, डायबिटीज कई प्रकार के, कई कारणों से होते हैं, कई कारणों से होते हैं। कारण को अगर हम समझ गए तो डायबिटीज को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक माने क्योर कर सकते हैं, ठीक कहना नहीं चाहिए, गलत है, ठीक नहीं कहना चाहिए, यानी कि हम उसको ठीक आराम कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज ठीक थोड़ी होता है। अगर मान लीजिए शरीर में ग्लूकोज ही नहीं होगा तो मेरा मुंह भी नहीं हिलेगा, मेरी पलकें नहीं झुकेगी, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीभ ही नहीं हिलेगा। जब मेरा जीभ ही नहीं हिलेगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा? तो इसके लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बनी हुई रहनी चाहिए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 200 चाहिए ही चाहिए, है ना, 200 यूनिट तक चाहिए ही चाहिए, तभी हम तो काम कर पाएंगे ना। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को 300 कैलोरी चाहिए, मेहनत करने वालों को 300 कैलोरी चाहिए, और जो लोग मेहनत नहीं करते उसको 100 भी ज़्यादा है, उसके लिए तो 100 भी ज़्यादा है। जो दिन भर बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, जो बिस्तर में दिन भर पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, तो उनके लिए तो 100 भी ज़्यादा है ना। तो ये जो समझना है आज के सेशन में, यहाँ तक हमने पढ़ा। और बाकी हमने यहाँ पर मैंने आपको एक डायबिटीज़ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा अलग तरीके से बताने का प्रयास किया मैंने, जो न्यूरोथेरेपी के आधार पर हमें जैसे समझना है, कहानी समझनी है, हमें कहानी समझनी है। कहानी समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ठीक कर पाएंगे। अब इसमें एक और समस्या आती है, जब लंबे समय तक डायबिटीज पुरानी हो जाती है, जैसे मैंने बताया ना अभी कि हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए, हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब न्यूरॉन्स जो है हमारे शरीर में, न्यूरॉन्स है, जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, वो भी तो एक सेल्स है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी रक्त चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको, पानी चाहिए, है ना। जब न्यूरॉन्स को ये सप्लाई रुक जाती है तो डायबिटीज न्यूरोपैथी हो जाता है। फिर क्या होता है? डायबिटीज न्यूरोपैथी। इसके भी लक्षण है, लक्षण के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि डायबिटीज न्यूरोपैथी हुआ है या नहीं हुआ है। डायबिटीज न्यूरोपैथी वालों के हाथ पैरों में सुनपन आ जाता है, हाथ पैरों में सुनपन आने लग जाता है, तेजी से जलन होने लग जाता है, हाथ पैरों में जलन होना, पैरों के नीचे जलन होना, है ना, झुनझुनी होना, ट्रिगर सुई की तरह चुभन होना, दर्द होना, अचानक तेज दर्द होना, पैरों में अचानक से बिजली की तरह झटके लगना, यानी करंट के जैसे लगना, सुई चुभना, दर्द होना का अक्सर ये रात में बढ़ जाता है। ये जो दर्द है अक्सर रात में बढ़ जाता है। अगर कोई घाव हो गया तो घाव ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा चप्पल जूता पहन लिया तो फोपले, पैरों के नीचे फोपले, पानी के फोपले जम जाते हैं, फोपले निकलने लग जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, फुट अल्सर हो जाता है, यानी कि पैरों में जो अल्सर होने लग जाता है, फुट अल्सर बोलते हैं उसको। पैर में सुनपन के कारण चोट या कड़क चुभने का पता भी नहीं चलता, यानी कि पैरों में क्या होता है, उसमें चुभन लग जाए या चोट लग जाए तो पता भी नहीं लगता कि कब चोट लग गया। और पैर काले पड़ने लग जाते हैं, पैर जो है पिंडलियाँ काले पड़ने लग जाती है, पैर के एड़ी काले पड़ने लग जाते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर सुनपन आने लग जाता है। घाव होता है तो घाव ठीक नहीं होता है, घाव ठीक नहीं होता है। तो ये क्या है? डायबिटीज न्यूरोपैथी। ऐसे ही और भी है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। मैंने क्या बोला? और भी डायबिटीज, जो आगे बढ़ते जाएंगे हम। डायबिटीज न्यूरोपैथी के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनोमी न्यूरोपैथी, प्रैक्सिमम न्यूरोपैथी, फोकल न्यूरोपैथी, है ना। ये और आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, जब डायबिटीज न्यूरोपैथी होता है तो ये अलग अलग रूप धारण करता चला जाता है, अलग अलग तरीके के। डायबिटीज न्यूरोपैथी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के कारण नसों में नर्वस सिस्टम को होने वाले नुकसान। इस मुख्य लक्षण को हाथों पैरों में सूनपन, सूजन, तेज से जलन, झंझनाहट, ट्रिगर और सुई चुभने जैसा दर्द होना। यह समस्या मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और इसका लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कौन से नस प्रभावित हुए हैं।
पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यह सबसे आम प्रकार का है जो सबसे पहले पैरों के तलुओं में प्रभावित करता है। सुन्न होना, पैरों हाथों पैरों में स्पर्श, दर्द, तापमान, ठंडा गर्म का महसूस करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि ठंडा और गर्म को जो महसूस करने की क्षमता है यह कम हो जाती है। जलन, झंझनाहट, तलुए में लगातार तेज जलन होना, चींटियां चलना जैसा महसूस होना, अत्यधिक संवेदनशीलता, छूने के प्रति संवेदनशीलता इतनी बढ़ जाती है कि सोते समय हल्की चादर पर, बेडशीट पर वजन भी बर्दाश्त नहीं होता। जो बेडशीट होती है उसका भी जो वजन है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक तेज दर्द होना, पैरों में अचानक से बिजली की करंट के झटके लगना, जैसे जो मैं अभी मत बता रहा था, तेजी से चुभने लगना, तेज दर्द होना अक्सर रात में बढ़ जाता है। घाव या छाले होने पर सुनपन होने का कारण चोट, कड़कपन या चुभने का पता नहीं लगना, जैसे पैर पे गहरे घाव बन जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा जो मैंने बताया था, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। अब ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के बारे में जानते हैं। यहाँ उन नसों को नुकसान पहुँचाते हैं जो हमारे अंदरूनी अंग दिल, पेट, मूत्राशय को नियंत्रण करते हैं। दिल, पेट, मूत्राशय को नियंत्रण करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो खुद ब खुद काम करने वाले, जिन्हें बोलते हैं खुद ब खुद काम करने वाले। जैसे हम बाथरूम का थैली भरता है तो कौन बताता है हमें? हम थोड़ी अपनी मर्जी से करते हैं। फिर उसके बाद जब बाथरूम करने जाते हैं अपना रिसेप्टर खुलता है और अपने आप बंद होता है ना, और हमें पता लगता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पाचन शुरू होता है, हार्ट हमारा अपने आप धड़कता है। तो ये सारे किसके कंट्रोल में है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। पाचन की समस्या, खाना खाने के बाद पेट का फूलना, मतली, उल्टी, कब्ज या अचानक से दस्त लगना, ठीक है, चक्कर आना, अचानक पेट बैठने में, लेटने में स्थिति में खड़े होने पर ब्लड प्रेशर कम होना या चक्कर आना, ठीक है। यूरिन की समस्या, पेशाब रोकने में दिक्कत होना, मूत्राशय का पूरी तरह से खाली ना होना और पता भी नहीं लगना, शुगर कम होने का पता ना चलना, ब्लड शुगर बहुत कम होने पर भी शरीर में कोई लक्षण महसूस ना होना, ठीक है। अब आप बढ़ते तीसरा नंबर, जिसको मैंने प्रॉक्सिमल न्यूरोथेरेपी कहा था। यह मुख्य रूप से जांग, कूल्हों एवं नितंबों के नसों में यह प्रभावित करता है। यानी जांग, कूल्हे और एडिया जो है हमारी, इनकी नसों को, जो मैंने बोला था है ना, कूल्हे, जांग पर, कमर में एक तरफ का अचानक तेज दर्द होना, कूल्हे में, कमर में, कूल्हा जो है हमारा, कूल्हे में, पेल्विक बोन में और या कमर के एक तरफ में अचानक से दर्द हो जाना। जांग की मांसपेशियां कमजोर होना, जिसमें कुर्सी से उठने या सीढ़ी चढ़ने में गंभीर परेशानी होना। अब चौथा नंबर, फोकल न्यूरोथेरेपी। फोकल न्यूरोपैथी में क्या होता है? यह किसी एक विशिष्ट नाम, सिग्नल को नुकसान पहुंचाता है जो अक्सर चेहरे, हाथ या पैरों में होता है। यानी कि फोकल न्यूरोथेरेपी वो है जो एक जगह पे फोकस करता है, किसी जगह पे। वो चेहरे पे कर सकता है, कंधे पे कर सकता है, यानी कि हाथ पैरों को उंगलियों में कर सकता है, कहीं भी, मतलब एक चीज़ पे फोकस करता है वो, है ना। चेहरे, हाथ पैरों में हो सकता है। आंखों पर असर पड़ता है, जैसे धुंधला दिखाई देना या एक ही जगह पर दो चीज़ें दिखाई देना, दोहरी दृष्टि होना जिसे बोलते हैं, डबल विजन बोलते हैं, दो दिखाई देना, है ना। चेहरे पर एक तरफ की मांसपेशियां कमजोर होना, फेशियल पैरालिसिस होना, बाल पल्सी, जिसे बेल पेल्सी भी बोला जाता है, चेहरा पैरालिसिस वो बोला जाता है। ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। ये चारों सारी चीज़ें क्या है? डायबिटीज न्यूरोपैथी पे होता है, डायबिटीज न्यूरोपैथी पे। और हमारे नर्वस सिस्टम के कितने सारे नर्वस सिस्टम है हमारे? ये तो 3-4 चीज़ों के बारे में बताया गया। अभी 3-4 चीज़ों के बारे में बताया गया। अभी तो पेरिपेरल है, स्पाइनल कॉर्ड है, पेरिपेरल है, ऑटोनोमिक है ना, ऑटोनोमिक है, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, यानी बहुत सारे हैं। इनमें किसी में भी प्रभाव कर सकता है डायबिटीज। और कारण क्या है? वही है कि जाकर सेल्स को ब्लड सप्लाई बाधित कर रहा है। और आपको मालूम है कि न्यूरॉन सेल्स मर तो सकते हैं पर बन नहीं सकते। न्यूरॉन सेल्स मर तो सकते हैं मगर नए बन नहीं सकते।
नए बन नहीं सकते। जितने हम जन्म के साथ लेके आते हैं उतने ही हमारी पूरी ज़िंदगी साथ रहते हैं। उसमें से वो मर तो सकते हैं मगर नए बन नहीं सकते। ये कौन कह रहा है इस बात को? मेडिकल साइंस कह रहा है। इस बात को गुरुजी भी कह के गए, है ना। मगर हम क्या है, जो बीमार सेल्स है उसको स्वस्थ कर सकते हैं। जो बच गए हैं सेल्स, उनको जो बीमार पड़े हैं उनको स्वस्थ करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जैसा, बेटर प्लस न्यू गोल जैसा, हाँ, यूडीएफ जैसा फार्मूला है, जीवन धारा जैसा फार्मूला है, हमारे पास मल्टी विटामिन फार्मूला है ना। हमारे पास लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला है। ऐसे न्यू जीन के 4 फोलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन, है ना, इत्यादि के हमारे B12 फार्मूला है ना। विटामिन डी फार्मूला है, तो विटामिन D3 फार्मूला है हमारे पास। ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जिनके जरिए हम नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मगर इनके लिए सबसे पहले पेट का ठीक होना जरूरी है, प्रोटीन का ठीक होना जरूरी है, फैट का ठीक होना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट का ठीक होना जरूरी है, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे, है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करेंगे, ज़्यादा और आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ये तो बहुत लंबा चैप्टर है। जितना पढ़ूंगा, जितना बोलता रहूँगा, पूरा दिन भी कम पड़ेगा, पूरा दिन भी कम पड़ेगा। मैंने आसानी से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझते समझते ही आपके दिमाग में फार्मूला भी आ गया होगा कि हर बीमारी में हमें किस तरीके से कौन सा फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला कोई ऐसा चीज़ नहीं होता, फार्मूला अकॉर्डिंग होता है, पेशेंट के अकॉर्डिंग। जिसको डायबिटीज़ हुआ है उसको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है, कितने साल पुराना है, कितने महीने पुराना है ना, किस स्टेज पर पहुंचा है, कौन सी कितने पावर की दवाई खाता है, कब से है, ये सारी चीज़ों को जब पता लगता है हमें, तब हम इस पर जब काम करते हैं। बड़ी उपलब्धि क्या है कि न्यूरोथेरेपी DNA पे भी काम कर सकता है, जिन पे काम करना जानता है न्यूरोथेरेपी। ये उपलब्धि है न्यूरोथेरेपी की। हाँ, न्यूरॉन सेल्स को हम नया नहीं बना सकते, मगर जो बच गए हैं उनको हम सुधार सकते हैं। तो आइए सभी मिलकर इस महा मिशन में लगते हैं, डायबिटीज़ को ठीक करने में लगते हैं। और डायबिटीज़ जैसे ये डर का जो बाजार है, इस डर के बाजार को हमें ठीक करना है, इस डर को हटाना है, क्योंकि डर के वजह से सब कुछ हो रहा है। ये जो सब कुछ हो रहा है ये डर के वजह से हो रहा है, सिर्फ डर और डर के वजह से हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन है? कोर्टिसोल का हाइपर होना या एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन का हाइपर होकर लंबे समय तक बीमार कर देना शरीर को, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम का कमज़ोर होना। जब डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर होता है तो सारे शरीर के जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, इलेक्ट्रॉन, विटामिन इत्यादि जो जरूरी पोषक तत्व वो जब शरीर को नहीं मिलते हैं तब क्या होता है? हमारा शरीर बीमार 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 और बीमार पड़ते चले जाते हैं। चलिए इसी बात पे आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके मन में कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल है तो आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। सर जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। सर मैं रेखा चौरसिया। सर ये आपने बताया रिसेप्टर खोलने के लिए, सर इसके लिए कौन सा पॉइंट है? रिसेप्टर के लिए कौन सा पॉइंट है? मैंने बताया ना अभी कि रिसेप्टर कहाँ होते हैं? सेल्स में होते हैं। रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेल्स में पाए जाते हैं। और इंसुलिन क्या है? पहले हार्मोन है। इंसुलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। वो अच्छा। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये, और ये हार्मोन जैसा भी काम करता है। मगर ये ज़्यादातर क्या है? इंसुलिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या है? सेल्स में ऑर्डर देना। वो काम नहीं करता खुद, वो खुद काम नहीं करता, वो ऑर्डर देता है कि फलाना व्यक्ति को भेजो, डिगना व्यक्ति को भेजो, फलाने लेबर को भेजो, है ना। वो ऑर्डर दे के काम करवाता है। बस ये है कि ये कभी कभी लंबा दूरी तय कर पाता है, जिसकी वजह से इसे हार्मोन कहा जाता है, हार्मोन भी कहा जाता है ना। ये लंबी दूरी तय करता है। ये कभी कभी ये खाली ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज को ही ठिकाने लगाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, है ना, शुगर के साथ में और कार्य भी करता है। ये ऐसा नहीं कि खाली प्रोटीन। अगर कोई चीज़ जमा, अब जैसे लीवर में है, फैटी लीवर क्यों हो रहा है? ग्लूकोज बढ़ने के, जिनको डायबिटीज होता है उनका फैटी लीवर क्यों हो जाता है? क्योंकि वो फैट में परिवर्तन होने लग, जमा करने लग जाता है ना लीवर।
लीवर जमा करने लग जाता है। अब देखो जिनके ज़्यादातर देखना, जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है, तो जिनको अधपचा, क्योंकि ये सारे कारण क्या है, पेट। जब खाना अधपचा जाएगा तो शरीर क्या करेगा, जमा करेगा, अधपचे को जमा करके रखेगा। कहाँ जमा करता है, पेट में, लीवर में, मसल्स में, टिश्यू में। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कारणों से लक्षण आते हैं, दिखते हैं, जिसके वजह से ये दिखते हैं। उसके अनुसार हमें समझना है, काम करना है। जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ को, लक्षणों को समझना है हमें, डायबिटीज़ को समझना है, क्या नहीं देना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या नहीं देना है, सबसे महत्वपूर्ण है क्या नहीं देना है। क्या देना है, उसके बाद जितना चीज़ बचा बाकी को आप दर्द के अकॉर्डिंग दे सकते हो। जो दर्द होता है पेन पॉइंट का, जो नाभि के चारों तरफ के जो दर्द है, उस दर्द के अकॉर्डिंग आप फार्मूला बनाकर उस पेशेंट के दर्द को ठीक कर सकते हो। एक एक ऑर्गन के दर्द को ठीक करते जाओ, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमें मालूम है लीवर है, पेनक्रियाज है ना, डाइजेशन पेनक्रियाज हो गया, स्टमक हो गया, गॉल हो गया, है ना। ये जो हमारे महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। इनके दर्द को धीरे धीरे निकालते जाओ नेचर के आधार पर, नेचर, एसिड, अल्कलाइन। जब हम नेचर को समझते हैं, एसिड अल्कलाइन को समझते हैं और पेन पॉइंटों के +1 +2 +3 को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूले बनते हैं। हम जिस पेशेंट को आज फार्मूला दे रहे हैं, जो फार्मूला आज दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कल उस पर काम करें। कोई जरूरी नहीं है कि कल उस पर वो काम करेगा, क्योंकि उसके कौन से आज जो पेन पॉइंटों को दिया, क्या उसके दर्द नहीं निकलेंगे या कम नहीं होगा? कम होगा ना। जब कम होगा, अगर मान लो किसी का आपने 12 लीवर दिया, आज आपने इलेक्ट्रिक एसिड ट्रीटमेंट दिया, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, 8 पेन, 12 लीवर, 6 एडीआर, है ना। तो 12 लीवर दिया तो लीवर में कहीं ना कहीं उसके दर्द को कम करेगा ना, उसके काम को बढ़ाएगा ना। तो कल क्या, आज 1 था तो कल भी 1 रहेगा क्या पता कम हो गया हो, तो उसको कम करना पड़ेगा ना आपको, कि आज भी आप 12 लीवर ही दोगे। ऐसा नहीं है ना। आज उसकी बॉडी का दर्द निकल गया है तो उसको 12 लीवर क्यों दोगे आज फिर इलेक्ट्रिक एसिड ट्रीटमेंट क्यों दोगे? उसका एसिड बैलेंस हो गया है, उसका म्यूकस जीरो में दर्द था कल और आज नहीं है, तो क्यों उसको एसिड ट्रीटमेंट दोगे आप? या न्यू स्टार ट्रीटमेंट, न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट दोगे, क्यों दोगे उसको? हमें वो ट्रीटमेंट, वो फार्मूले नहीं देने हैं जिससे एसिड कम होता हो और एल्कलाइन बढ़ता हो। क्योंकि जब एसिड कंट्रोल में आया, एल्कलाइन कंट्रोल में आ गया, तो हमें बिगाड़ना नहीं है अब उसको कंट्रोल में ही रखना है, उसके पीएच को कंट्रोल में रखना है और उसी के अनुसार फार्मूला पॉइंटों को डिसाइड करना है, ताकि हमारे दबाने के वजह से, हमारे प्रेशर के वजह से कहीं उसके शरीर के अंदर दोबारा से ऑर्गन हाइपर ना हो जाए, अनबैलेंस ना हो जाए। और ये सब कैसे पता लगता है? डायग्नोस से पता लगता है। इसलिए हर पेशेंट को डेली डायग्नोस करना है, डेली डायग्नोस करना है। जब डेली डायग्नोस करेंगे तो ही ना हम उसको कम फार्मूले में, कम पॉइंट में हम उसको जल्दी ठीक कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि अगर किसी को मैंने बोला कि जीवन धारा ट्रीटमेंट दे दीजिए, कितना लंबा है, 6 गैस, ओनली 6 गैस आई, नॉर्मल ट्रीटमेंट है, 3 गॉल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस, फिर उसके बाद न्यूजिन ट्रीटमेंट है, फिर किडनी क्लियर है, फिर लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला है। मैंने बोला कि चलो ईडियोप दे दो, तो ईडियोप 15 मेडुला से आपने स्टार्ट किया, कितना लंबा चला गया। या मैंने बोल दिया कि भाई इनको बेटर प्लस न्यू गॉल दे दो, कितना लंबा चला गया। अब जरूरत है कि नहीं है, ये भी तो देखना है ना हमें भाई, देखना तो ये भी है ना हमें। अब बेटर प्लस न्यू गॉल है, बेटर प्लस न्यू गॉल जब दिया जाता है तो बेटर ट्रीटमेंट देने के बाद जो हम फार्मूला देते हैं वो कितनी देर में देना चाहिए, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि क्या नहीं देना है, ये सबसे महत्वपूर्ण ये है। क्या देना है ये तो कोई भी बता देगा, आपको, मगर क्या नहीं देना है यही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी तरह जैसे बेटर ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, बेटर ट्रीटमेंट कुंडली देने के बाद गॉल देते हैं, फिर 10 लीवर देते हैं, उसके 15 मिनट के बाद हम लोग कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, या सैक्रेटिन या कोल्ड ट्रीटमेंट सीसीके देते हैं। अब सीसीके का काम अलग है, सैक्रेटिन का काम अलग है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें सैक्रेटिन देना है या सीसीके देना है। सीसीके अर्थात
कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन, कोलसिस्टोकाइनिन में क्या आता है? 15 मेडुला, 10 मेडुला, 3 गॉल। सेक्रेटिन में क्या आता है? 15 मेडुला, 10 मेडुला, 15 मेडुला, 10 मेडुला, 6 गैसाई, 6 गैसाई। अब उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं है? अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उस जगह पे हमें क्या करना है? 2S4-5 देना है। मगर कहाँ देना है? देना कहाँ है? 15 मेडुला, 10 मेडुला, 2S4-5, 6 गैसाई, है ना। और 15 मेडुला, 10 मेडुला, 3 गॉल, 2S4-5, अलग अलग जगह पे शामिल होते हैं ये। अब इसमें मैंने 15 मेडुला क्यों जोड़ा? 15 मेडुला की क्यों बोल रहा हूं मैं? ये तो किताबों में लिखा नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है। तो इसका मतलब अब थाइमस चेस्ट में आरएमपीट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आरएमपीट नहीं देना है। कहीं भी मेडुला का फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे पेवर न्यूरोट्रांसमीटर है, 15 मेडुला, 6 मेडुला, 8 मेडुला, 2 मेडुला, यानी कि मेडुला जब भी देते हैं, देने के बाद ऑक्सीजन देना अनिवार्य है, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना अनिवार्य है। क्या हर जगह पे लिखना है क्या? नहीं, ये आपको मालूम होनी चाहिए। आप न्यूरोथेरेपिस्ट हो, आपको मालूम होना चाहिए ये बात, बिना बोले आपको मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे क्या चीज़ करना है। अब मैंने बोला कि 2 लीवर दे दो, 2 लीवर दे दो, न्यूरोथेरेपी के आधार पर 2 लीवर दे दो, तो कितना देंगे आप 2 लीवर में? कोई बताएगा 2 लीवर में कितने पॉइंट दबाएंगे आप? कौन कौन से पॉइंट दबाएंगे लीवर में?